क्या होगा जब आपकी खुद की पत्नी ही आपकी जान की दुश्मन बन जाए। यही न्यूज हम देश भर में सुनते आ रहे हैं कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपनी पति की जान ले ली, अपने पति को बेरहमी से मार डाला। ऐसे कई सारे केस हम सुनते आ रहे हैं। क्यों ये आजकल इतना हो रहा है? क्या इसमें हमारी ही गलती है? क्या हम लोग ही इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? ये हमें कमेंट करके बताइए। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम की में फिर से एक बार स्वागत है। ये जो हमारे देश में ट्रेंड चल रहा है कि शादी होके भी एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड रखना, ये बहुत गलत है। अगर आपको शादी करनी है तो शादी उससे ही करो जिससे आप प्यार करते हो, या तो शादी करो ही मत। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी किसी मूवी से कम नहीं है और एंड तक आपको पता ही चलेगा कि ये कहानी किस मूवी से रिलेट करती है। तो मैं बात कर रहा हूँ तेलंगाना में नागरकुंडल में 2017 में हुई एक ऐसी घटना जिसने सबको हिला के रखा है। जिसने इस वारदात को अंजाम दिया उसका नाम है स्वाति रेड्डी। उसने अपने ही पति की जान ली और उसे ऐसे ठिकाने लगाया कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पर इस केस को अंजाम देते वक्त उससे एक गलती हुई जिससे वो पकड़ी गई। आपने साउथ की येवाडू मूवी देखी ही होगी। उसे देख के ही स्वाति ने एक मास्टरमाइंड प्लान बनाया और आप उसके प्लान के लिए दाद भी जरूर देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कहानी स्टार्ट होती है तेलंगाना के नागरकुंडल में। वहाँ पे एक परिवार रहता था, उनका सरनेम था रेड्डी और उसी परिवार में एक सुधाकर रेड्डी नाम का युवक भी रहता था। अब सुधाकर रेड्डी की शादी 2014 में होती है और उसकी शादी अरेंज मैरिज ही होती है। सुधाकर एक पेशे से कारोबारी था और स्वाति एक पेशे से नर्स थी। उसके बाद उन्हें 2 बेबीज होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। आगे चल के एक दिन स्वाति के पीठ में बहुत दर्द होने लगता है और वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ चुकी थी। और अब इसलिए अच्छी खासी ट्रीटमेंट लेने के लिए वो एक जाने माने अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम होता है राजेश। तो उसके पास हर रोज सुधाकर लेके जाया करते थे और वापस लाया भी करते थे। और ऐसे ही समय बीत जाता है। 2017 27 नवंबर ये दिन सुधाकर रेड्डी का सबसे बुरा दिन साबित होता है, क्योंकि उस दिन सुधाकर रेड्डी अपने पत्नी के साथ कहीं पे जा रहे थे कि अचानक से रास्ते में ही सुधाकर रेड्डी के कुछ कारोबारी दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। उनसे मारपीट करने के बाद उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देते हैं, जिसके चलते सुधाकर का 30% चेहरा जल जाता है और बदन पर भी थोड़ा बहुत तेजाब गिर जाता है। इसके वजह से उसके बदन पर घाव बन जाते हैं। हालांकि उसकी पत्नी यानी कि स्वाति ससुराल वालों को कॉल करके ये सब हालात बता देती है। हालांकि किसी अनजान लोगों ने सुधाकर को मारा और उनके चेहरे पर तेजाब भी फेंक दिया है। फिलहाल तो मैं उन्हें हॉस्पिटल में लेके आ गई हूँ, तो अब तुरंत ही यहाँ पे आ जाइए। अब यह हादसा सुनकर उसके घर वाले दौड़े दौड़े चले आते हैं और वही दूसरी ओर डॉक्टर उसका चेहरा देखकर ये बताते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका है। अब इसे ठीक करने के लिए हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। और यही बात स्वाति रेड्डी सुनते ही फॉर्म भर देती है। फिलहाल तो शुरू में उसका चेहरा साफ करके उसके पूरे चेहरे पे पट्टी करी जाती है और उसके पूरे चेहरे को पट्टी से ढक दिया जाता है। हालांकि उसकी इतनी गंभीर हालत हो गई थी कि उस बेचारे को बोलना भी नहीं आ रहा था। उसके परिवार वाले, उसकी माँ उसको ये हालत में देख के बहुत बेचैन हो रही थी। अब सवाल ये है कि उसके कौन से दुश्मन होंगे जिन्होंने ये सब किया है, क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं जिससे सुधाकर का झगड़ा हो गया हो। ये बात उनके घर वालों को भी पता थी। अब ये अंजाम अब किसने किया होगा? बेचारे सुधाकर रेड्डी। अब करे तो करे क्या? उनकी हालत उससे देख के पहले से ही बिगड़ चुकी थी। उनके मन में बहुत सवाल थे पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह उसके परिवार के साथ उनका दूसरा बेटा मतलब सुधाकर का भाई सुरेंद्र आ जाता है उनके साथ हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए। उसने हॉस्पिटल में आते ही नोटिस किया कि जो सुधाकर रेड्डी के नाम से जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उस आदमी का हुलिया, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हाव भाव उसके भाई से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। वो बहुत ही अलग दिख रहा था। अगर मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि सुरेंद्र रेड्डी को वो एक आदमी बहरूपिया लग रहा था। पर अभी इस बात पर कितनी सच्चाई है ये अभी किसी को बताना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से किसी ने इतना बड़ा हमला कर दिया हो तो उसी सदमे में चलते उसकी बॉडी भी डाउन हो गई होगी। ये सारी बातें सोचकर सुरेंद्र चुप ही बैठता है और ये बातें किसी से शेयर भी नहीं करता। उधर उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा होता है तो उस बेचारों को बोलना भी नहीं आ रहा था, तो वो खाएगा कैसे?
तो इसलिए उसे लिक्विड से सारी चीजें दी जा रही थी। तो फिर एक दिन उसके माँ ने प्यार से अपने हाथों से मटन सूप बनाया था और वो सूप सुधाकर रेड्डी का फेवरेट होता है। तो वो उसे हॉस्पिटल में लेके आती है। अब उसकी माँ नर्स को ये सूप दे देती है सुधाकर रेड्डी को देने के लिए। नर्स ने वो सूप सुधाकर रेड्डी के सामने ही परोसा गया। तो सुधाकर रेड्डी ने उसे पीना तो छोड़ो, उसे हाथ भी नहीं लगाया और उसने नर्स को इशारों में ही समझाया कि वो एक नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो एक शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन है, तो वो मटन सूप को कैसे पी सकता है। तो यही सब बातें सुधाकर रेड्डी के घर वालों के पास पहुंचती है। ये सुन के उसके घर वाले हैरान हो गए कि यही सूप सुधाकर रेड्डी का फेवरेट होता था और अब वो नहीं पी रहा है। यही बात उनके घर वालों को हजम नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, जो उसका भाई सुरेंद्र रेड्डी, उसे पहले ही शक था कि ये मेरा भाई है ही नहीं और दाल में कुछ काला लग रहा था। अब सूप ना पीने पर यह यकीन हो गया कि वो उसका भाई है ही नहीं। तो वो बिना टाइम गवाए वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। आगे सुरेंद्र रेड्डी ने पुलिस को साफ शब्दों में समझाना चालू कर दिया। जब से उसका भाई या फिर ये बहरूपिया इस अस्पताल में एडमिट हुआ है, तब से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि उसका हाव भाव बिल्कुल भी मेरे भाई से मैच नहीं कर रहा है और आपको भी पता है कि हम किसी का हाव भाव कॉपी नहीं कर सकते। आगे उसने बताया कि शक तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन कंफर्मेशन तब हुई जब उसने सूप को पीने के लिए ना कहा और मेरे भाई को तो मटन सूप बहुत पसंद था, तो फिर वो सूप को ना क्यों कहेगा। सुरेंद्र रेड्डी ने एक अहम बयान बताया कि जब मेरे भाई पर किसी अनजान लोगों ने हमला किया है तो मेरे भाई के वाइफ ने स्वाति रेड्डी ने उन लोगों के खिलाफ अभी तक कंप्लेन क्यों नहीं की। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद पुलिस को काफी अजीब लग रहा था। अजीब इसलिए कि उनके सामने ऐसा केस कभी आया ही नहीं था और सुनने को भी कभी मिला ही नहीं था। और यही आज तक की सबसे अलग क्राइम स्टोरी रही है, जहां पर क्राइम होने के बाद कुछ अलग अंदाज में क्राइम को छुपाने की कोशिश की है। खैर, इसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है और इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशलिस्ट भी बुलाया जाता है। हालांकि सुधाकर रेड्डी की हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए उससे पूछताछ करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर मान लो पुलिस ने उससे पूछताछ की भी तो वो बहरूपिया है, तो वो सब जानकारी लेके ही बैठा होगा, तो ऐसे ही वो आंसर दे भी सकता है, तो उससे बातचीत करके कोई फायदा नहीं है। और उसके पत्नी से भी पूछताछ करना उन्हें सही नहीं लगा, क्योंकि वो भी उनमें शामिल हो सकती है और वो भी हमें कुछ नहीं बताएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि डीएनए टेस्ट या फिर उसका फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे। अब डीएनए टेस्ट में बहुत टाइम लग सकता था, तो उन्होंने फिंगरप्रिंट लेने का सोचा और जैसे तैसे करके फिंगरप्रिंट लिया जाता है। अब बारी थी कि सुधाकर के ओरिजिनल आधार कार्ड से वो फिंगरप्रिंट मैच करना था और वो मैच करने लगते हैं, पर वहाँ पे एक एरर आता है कि फिंगरप्रिंट मिसमैच। अब यहाँ से उनको यकीन होता है कि ये सुधाकर नहीं है, ये एक बहरूपिया है। अब उसका खुलासा हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि सुधाकर की जगह आखिर लेना कौन चाहता है और ओरिजिनल सुधाकर रेड्डी है कहाँ। अब इन्हीं सारे सवालों का जवाब देगा कौन, तो वो थी उसकी पत्नी। अभी उसके ऊपर शक इसलिए जा रहा था कि अभी तक उसने कंप्लेंट दर्ज नहीं की और स्वाति के चेहरे पे जरा सा भी दुख दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके पति के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और फिर भी ये शांत कैसे बैठ सकती है, और उल्टा वो तो उस बहरूपिया की एकदम खास तरीके से सेवा कर रही थी। अब शख्स के बुनियाद पर स्वाति रेड्डी को उठा लिया जाता है और शक्ति से उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और वहीं पे वो टूट जाती है और सारी बातें बताना चालू कर देती है। और ये किसी मूवी के कहानी से कम नहीं था। 2014 में एक साउथ की मूवी आती है, उस मूवी का नाम होता है एवाड़ो और कई लोगों ने ये मूवी देखी है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको उस मूवी का एक सीन याद कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। असल में उस सीन में होता क्या है कि अल्लू अर्जुन और उसकी प्रेमिका एक बस में फंस जाते हैं, जहाँ पर विलन के साथ अल्लू अर्जुन की फाइट हो जाती है और वहाँ पे बस को ही आग लगाई जाती है और जिसमें अल्लू अर्जुन और उसकी प्रेमिका पूरे जल जाते हैं, पर अल्लू अर्जुन बच जाता है। हालांकि अल्लू अर्जुन का चेहरा जल जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल में लेके आ जाते हैं, जहाँ पर एक सेल्जा नाम की डॉक्टरनी होती है और वही उसकी चेहरे की ट्रांसप्लांट करती है। लेकिन ट्रांसप्लांट करने के दौरान सेल्जा अपने मर चुके बेटे का चेहरा अल्लू अर्जुन को लगाया जाता है। अब कुछ समझ में आया होगा आपको। स्वाति रेड्डी ने बताया कि जब उसका बैक पेन शुरू हो गया था तब उसे एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत थी, तो उसी समय के अंतराल में उसकी मुलाकात फिजियोथेरेपिस्ट राजेश के साथ होती है, जो कि अच्छा खासा एक फिजियोथेरेपिस्ट था। अब उसी के यहाँ वो हर रोज ट्रीटमेंट लेने के लिए चली जाती थी और ऐसे ही सिलसिला बढ़ते चला गया और इसी कारण उनके संबंध भी बढ़ने लगे और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब तक वो राजेश के पास इलाज के लिए आ रही थी तब तक उनका मिलना जुलना हो रहा था। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन वो आगे जाके जीवन में एक साथ रहना चाहे
तो वो कैसे रह सकते हैं। तो स्वाति ने उसके लिए उसने एक बार के लिए सोचा कि मैं अपने पति को डिवोर्स दे देती हूँ, पर किस रीजन पर मैं अपने पति को डिवोर्स दूं? ऐसा कोई रीजन है ही नहीं जो मैं उससे ये बता के डिवोर्स ले सकती थी। अगर मैं किसी भी तरह से उनको डिवोर्स दे भी दूं तो फिर उनके प्रॉपर्टी से मुझे हाथ धोना पड़ेगा। फिर उसने ये सोचकर वो प्लान कैंसिल कर दिया। इसी दौरान उसने एक साउथ फिल्म देखी, ये वाडू नाम की। उन्होंने फेस ट्रांसप्लांट के सीन को इतनी बार देखा और यही देखकर उन दोनों ने मिलकर एक प्लान सेट किया। तो प्लान ये था कि पहले सुधाकर रेड्डी को जान से मार देंगे, उसके बाद उसका चेहरा राजेश को लगा देंगे। लोगों के नजरों में तो सुधाकर रेड्डी जिंदा रहेगा, लेकिन स्वाति उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक हो जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसे कहते हैं एक सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो दोनों मिलकर एक तारीख सेट कर लेते हैं और वो तारीख होती है 26 नवंबर 2017, क्योंकि वो संडे का दिन था और संडे पे ही सुधाकर अपने घर में रहता था, क्योंकि उस दिन वो छुट्टी लेता था आराम करने के लिए। तो इसीलिए बड़े चालाकी से और सावधानी से स्वाति अपने पति को बेहोश होने वाला इंजेक्शन देती है और वो बेचारा बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद स्वाति अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर देती है। जैसे ही बॉयफ्रेंड आता है वैसे ही वो दोनों मिलकर एक बड़ा सा रॉड लेके सुधाकर के सिर में मार देते हैं और वो बेहोशी के हालत में ही मर जाता है। फिर बड़ी ही सावधानी से बोरी बोरी में भरकर महबूब नगर के जंगल के यहाँ ले जाते हैं और उसे जलाकर वहाँ ही फेंक देते हैं। उसके बाद अब तारीख आती है 27 नवंबर 2017 और यह वो दिन था अब राजेश को अपनी प्यार की अग्नि परीक्षा देनी होती है। यानी कि प्लान के मुताबिक सब करने के बाद अब राजेश को खुद से ही अपने चेहरे पर तेजाब डालना था। हालांकि शुरू में राजेश बहुत नखरे करने लगता है, क्योंकि उसकी भी फटने लगती है, क्योंकि कैसे वो तेजाब अपने चेहरे पे डालेगा। और वो पानी नहीं है, वो तेजाब है जो चेहरा जला देता है। वो भी होशो हवास में ये सब राजेश को करना था। लेकिन फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति उसे समझाती है कि मैं पैसे से नर्स हूँ, तो मैं आगे का संभाल लूंगी और मुझे सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना है। तो उसके चेहरे पे आराम से तेजाब डाला जाता है और उसके चेहरे को 30% जला दिया जाता है। और ये सब होने के बाद स्वाति उसे खुद ही हॉस्पिटल में लेके चली जाती है और राजेश को अपना पति बताती है और अपने घर वालों को सब ये वारदात बता देती है। और आगे की कहानी तो मैंने पहले से ही बता दी है, लेकिन क्या आपने इस बात पर नोटिस किया कि राजेश चुपचाप से वो मटन सूप पी लेता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वो सुधाकर है या फिर राजेश, और वो पकड़े भी नहीं जाते। उसके बाद तो स्वाति को जेल भेज दिया जाता है और राजेश को ट्रीटमेंट देने के बाद उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसी गलतियां मत करो जिससे आपको पछताना पड़े। दूसरे आप राजेश और स्वाति मत बनिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए क्राइम के साथ, हॉरर स्टोरी के साथ। तब के लिए बाय।